सो आई वेलकम ऑल आवर जूनियर्स हियर और सीनियर खास आपके लिए आज आए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। हमारे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हमारे सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं। तो मैं फिर से एक बार आपको एक एक इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि कौन कौन हमारे यहाँ पे आज आए हैं। सिद्धा है, शी इज नोन फॉर हर कंसिस्टेंट एफर्ट्स और जो हमेशा एक अच्छे इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाने की कोशिश करती है। अनुषा साइंस से आके सीए फाउंडेशन क्लियर किया है और इंटरमीडिएट में बहुत ही हैपनिंग परफॉर्मेंस होता है, हर बार आंसर्स देने में आगे रहती है एंड गोइंग विद अ गुड स्पीड। रिद्धि जो सीए फाउंडेशन क्लियर होने के बाद इंटरमीडिएट में शी इज ऑलवेज नोन टू बी कूल एंड काम, तो वो शांत रहती है बट ऑलवेज कीप परफॉर्मिंग। पुण्येशा रिएक्टिव है बहुत और एनर्जी लेके चलती है हमेशा। रुचि शांत राहते पण तेवढीच थॉट प्रोसेस खूप स्ट्रॉन्ग है। एनिस ये भी शांत रहती है लेकिन क्वेश्चंस अच्छे पूछती है और अच्छी पढ़ाई करने के लिए जानी जाती है। अथर्व लाइक मी ऑलवेज रेडी टू वर्क हार्ड और स्मार्ट क्वेश्चंस पूछता है। और श्रद्धा बोलेल कमी पण परफॉर्म जास्त करेल। सो दीज आर ऑल द सीनियर्स वी हैव। और कोई आया है? आई एम वेटिंग फॉर यश ऑल्सो। यश अभी तक नहीं आया है। चलो, तो सारे सीनियर्स हमारे साथ है और आज हम उनसे सवाल पूछने वाले। कैसे करेंगे हम? आप चैट बॉक्स में मुझे सवाल भेज सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली पूछना है तो भी आप पूछ सकते हो। शुरुआत मैं करता हूं। ओके, चलिए पहला सवाल हम पूछते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो आए हैं पहले सिद्धा से। सिद्धा, तू आता सिद्ध होतीयस तुमच्या सीए इंटरमिजिएट साठी। सो माझा प्रश्न तुला असा आहे की कसं वाटतं सीए इंटरमिजिएट एज कंपेयर टू सीए फाउंडेशन, और उल्टा अभी सीए फाउंडेशन कैसे लगता है? हॅलो सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. क्वेश्चन विचारलं तसंच की सीए इंटर आणि सीए फाउंडेशनचं कंपॅरिझन असं म्हणजे होऊ नाही शकत, कारण दोन्ही त्यांच्या त्यांच्या जागेवर आहेत. बट तसं म्हणायला गेलं सीए इंटर इज अ फुल रोलर कोस्टर राईड. ती तुमची पूर्ण जान निकाल देते म्हणता ना, त्यातला प्रकार आहे सीए इंटर म्हणजे. सीए इंटरमिजिएट हा एक खूप वेगळ्या लेवलचा एक्सपिरियन्स आहे आणि त्याच्याशी आपण मधून मधून डील करणार आहोत. आपण वेगवेगळे क्वेश्चन्स घेतो, एवढे छान सगळे गेस्ट आहेत. सो मला वेळही जस्टिफाय करायची वाटलं तर आपण लगेच कंटिन्यू पण करू. सो पुढे सरकतो अनुषा. अनुषा, तू सायन्सहून आलीस, त्यामुळे ज्यावेळेस डीआर लिहिलं त्यावेळेस तू डॉक्टर म्हणायचीस आणि आम्ही डेबिट म्हणायचो. इथून आपली सुरुवात झाली आहे. सो फाउंडेशनचा अभ्यास करताना काय स्ट्रॅटेजी तू वापरली होतीस? कारण आमचे सगळे स्टुडंट कॉमर्स वाले, सायन्स वाल्यांची स्ट्रॅटेजी कळली तर अजून छान. व्हॉट वॉज युअर स्ट्रॅटेजी फॉर फाउंडेशन? येस सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सर, एक तर तो डिसिजनच खूप असं वेगळाच होता ना. स्टार्टिंगला तर असं झालं की अरे, एक तर फर्स्ट डे होता तेव्हा अकाउंट्स मध्ये कन्साइनमेंट सुरू होता. एक तर मला जर्नल म्हणजे काय, लेजर म्हणजे काय हे तर काही माहितीच नव्हतं. डेबिट म्हणजे पैसे आले का गेले हे पण मला माहिती नव्हतं. मग मी जसं अकाउंट्स मध्ये तर तुमचा खूप हात, म्हणजे तुमच्यामुळेच जे काही आज आहे येतं ते सगळं तुमच्यामुळेच आहे. आणि मॅथ्स मध्ये म्हटलं तर महेश सर इज बेस्ट. आणि लॉ म्हटलं तर लॉचं तसं काही मला एवढं वाटलं नाही, कारण की लॉ हा 11-12 साठी पण त्यांच्यासाठी पण वेगळा सब्जेक्ट होता, म्हणून त्याचं मी काही एवढं टेन्शन घेतलं नाही. आणि इकॉनॉमिक्स म्हणाल तर थेअरी सब्जेक्ट म्हणून तो वाचून असं होऊन गेला. बट अकाउंट्सच खूप टेन्शन होतं, कारण की बेसिक पासूनच सगळं होतं, शून्यातूनच. मग त्याचं मी जसं तुम्ही शिकवत गेले तसं मी करत गेले. आणि रिव्हिजनच्या वेळी म्हणाल तर सगळे क्वेश्चन्स केले, मॉड्यूलच मी पूर्ण केलं, बाकी काहीच रेफर नाही केलं. आणि जो क्वेश्चन हार्ड ना, म्हणजे मॉड्यूलचं सपोज आता कन्साइनमेंट आहे, तर स्टार्टिंगलाच मी ना इलिस्ट्रेशन असं लिहायचं आणि प्रॅक्टिकल सम्स असं लिहायचे. आणि इलिस्ट्रेशनच्या इथे लिहायचे की हा मला एक्झामच्या वेळी ना हे सम आहे, हे दोन बघावेच लागणार आहे, ते मी असं तिथे लिहायचे, इलिस्ट्रेशन आणि प्रॅक्टिकल. असं मी अकाउंट्सला तर असंच केलं. आणि हा एवढंच. आणि मॅथ्सला तर महेश सर खूपच छान, त्यांनी आम्हाला सांगितलंच तुम्ही जेव्हा अभ्यास कराल काहीही अडलं तर लगेच त्याचा फोटो काढायचा, सेंड करायचा, सर तुम्हाला लगेचच्या लगेच, नाहीतर खूप झालं सकाळी टाकलं तर संध्याकाळपर्यंत त्याचं सोल्युशन येऊन जायचं. मग छान होतं. सो इन शॉर्ट, स्टडी मटेरियल पूर्ण भर दिला आणि सगळेच्या सगळे क्वेश्चन आपण स्वतः सोडवले पाहिजे. दॅट वॉज द की. आता मला याच्यातनं जे जे काही कीज मिळतील त्या मी तुम्हाला सांगत राहील. तुम्ही तुमच्याकडनं पण ज्या येतील त्या तुम्ही त्याच्यामध्ये ऍड करा.
येस, थँक्यू अनुषा. यश इज ऑल्सो हिअर. आय वॉज वेटिंग फॉर यश ऑल्सो. यशची फीचर सांगायची तर तो हार्डवर्क पेक्षा स्मार्ट वर्कवर जास्त भर देतो, त्याच्यामुळे त्याला त्याचा फायदा डेफिनेटली होतो. सो त्याच्याकडे पण आपण येऊया. आता रिद्धीकडे येऊ. जसे क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर मध्ये एक एक जॉईन झालेत तसंच आपण जाऊया. रिद्धी, सीए फाउंडेशनच्या वेळेस काय स्ट्रॅटेजी होती तुझी अभ्यासाची? तर सीए फाउंडेशनच्या वेळेस पहिले तर जे प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट्स होते तर त्यात तुम्ही जे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स तुम्ही स्वतः बनवून द्यायचे ना ते एकदम नीट सॉल्व्ह करायचे आणि मॉड्यूल मध्ये जेवढे पण क्वेश्चन्स असतील ते सगळे सॉल्व्ह करून घ्यायचे एक एकदा आणि बाकी मी स्कॅनर मधले सगळे सम सॉल्व्ह केले होते. आणि जे थिअरी सब्जेक्ट आहे जसं की लॉ मध्ये तर रायटिंग आहे तर तेव्हा रायटिंगची प्रॅक्टिस खूप करायची. म्हणजे जर स्पीड आपली चांगली असेल तर एक्झाम मध्ये प्रॉब्लेम नाहीये रायटिंग साठी. आणि मॅथ्स म्हटलं तर मॅथ्स मध्ये पण मॉड्यूल मधले सगळे सम सॉल्व्ह करायचे. मग महेश सर तर खूप सारे क्वेश्चन आणि पेपर्स तर देतच असतात सॉल्व्हिंगला, ते सगळे सॉल्व्ह केले तर मॅथ्सचा पेपर पण खूप इझी जातो. आणि इकॉनॉमिक्स मध्ये सुद्धा थिअरी एकदा नीट वाचायची, एकदम कीन रिडिंग करायची त्यात आणि मग स्कॅनर सॉल्व्ह करायचे एमसीक्यू साठी. तर मी असं केलं होतं. प्रॅक्टिकल क्वेश्चन साठी तू भर दिलास की सगळे ऑन पेपर सॉल्व्ह झाले पाहिजे, आणि थेरोटिकल साठी तू ऑन पेपर जेवढे जास्त क्वेश्चन आन्सर्स लिहिता येतील त्याच्यावर भर दिला, खास करून लॉ साठी, राईट? हो, म्हणजे स्पीड वाढेल त्याने. राईट. सो दिस इज द वे द प्रॅक्टिकल अँड थेरोटिकल शुड बी डेल्ट विथ. ऑफकोर्स मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन हा पण एक वेगळा प्रकार येणार आहे, त्याही प्रश्नाकडे आपण येऊच. सो हा प्रश्न घेऊन मी पुण्येशाकडे येतो. पुण्येशा, what was your strategy and especially about the multiple choice questions? कारण तिथे निगेटिव्ह मार्किंग पण येतं, सो तिथे तू कसा विचार केलास? सर जसं की प्रॅक्टिकल्स बद्दल बोललो, जसं अकाउंट्स आहे किंवा मग मॅथमॅटिक्स आहे, तर अकाउंट्ससाठी तर पहिले ऑन पेपर्स असे डिफिकल्ट टॉपिक्स आहेत, पार्टनरशिप किंवा कंपनी अकाउंट्सचे शेअर्स, तर त्यातले मी प्रत्येक प्रॉब्लेम ऑन पेपर सॉल्व्ह केले होते. अँड जसं एमसीक्यू क्वेश्चन्सचं तुम्ही मला क्वेश्चन विचारला की जसं मॅथ्स आहे किंवा इकॉनॉमिक्स आहे, तर त्यातलं जे मला फेवरेट होतं जसं मॅथ्स आणि स्टॅटिस्टिक्स. सो माझं 11th-12th मॅथमॅटिक्स नव्हतं, सो मी पहिले स्टॅटिस्टिक्स पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन दिलं. तो पहिले स्टॅटिस्टिक्स केला आणि ते पिटपॅट झाल्यानंतर मग जे मॉड्यूलचे मागचे एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स दिलेले असतात त्यांनी ते सॉल्व्ह केले. नंतर मग जे महेश सरांनी दिले होते ते सॉल्व्ह केले. आणि जे प्रिव्हियस इयरचे काही क्वेश्चन पेपर्स असतात तर जसे महेश सरांनी आमचे पीपीए मध्ये घेतले होते क्वेश्चन पेपर्स, सो ते सुद्धा चांगले अटेम्प्ट करायचे, ते त्याची प्रॅक्टिस करायची. आणि नंतर स्टॅटिस्टिक्स करण्यानंतर मी मॅथमॅटिक्स मध्ये गेले. जे इझी टॉपिक्स मला वाटले जसे की टाइम व्हॅल्यू ऑफ मनी होते किंवा सिक्वेन्स अँड सिरीज होती, सो ते तसे टॉपिक्स जे फेवरेट आहेत ते पहिले केले. सो त्यांनी कॉन्फिडन्स म्हणजे वाढला माझा. सो मग ते झाल्यानंतर मग मी एलआर कडे शिफ्ट झाली आणि नंतर मग एलआर तर इझी आहे, सो मग ते मी लास्ट केलं होतं. आणि नंतर इकॉनॉमिक्स साठी तो दुसरा एमसीक्यू पेपर असतो, सो त्यामध्ये सुद्धा मी जसं की सगळ्यात मोठा टॉपिक इकॉनॉमिक्स मध्ये मार्केट चॅप्टरचा आहे, सो मी पहिले तो घेतला. आणि मोस्टली वेटेड बघायला गेला तर मार्केट चॅप्टर हा जास्त असतो, सो मी मार्केट पहिले केला, त्यानंतर डिमांड अँड सप्लाय अँड नंतर मग मी बिझनेस सायकल केला होता. सो असे याच्याने माझे जे मेन टॉपिक्स होते ते मी कव्हर केले आणि पण माझा कॉन्फिडन्स वाढला. त्यानंतर जे आणि प्रत्येक चॅप्टर्स नंतर मी एमसीक्यू सॉल्व्ह करायची. आणि नंतर मग ज्या वेळेला आपली मॉक होते तर मॉक झाल्यानंतर मी एक्झामच्या काही दिवसाआधी एमसीक्यू असे फुल पेज जे पेपर्स असतात ना ते सॉल्व्ह केले होते. अँड सेम विथ इकॉनॉमिक्स. या इन शॉर्ट तिच्या एका उत्तरामध्ये बऱ्याचशा सब्जेक्टची स्ट्रॅटेजी आपल्याला मिळाली. आणि अजून एक महत्वाचा पॉइंट मिळाला की मॉक टेस्ट बिलकुल मिस करू नका, कारण मॉक टेस्ट खूप महत्वाच्या आहेत. सॉल्व पास्ट एक्झाम क्वेश्चन्स पेपर्स ऑल्सो, राईट? सो हे तुम्हाला शेवटी खूपच महत्वाचं आहे. व्हेरी गुड. सो आता पुढे सरकतो. एकेका सगळ्या सिनियरशी मी बोलल्यानंतर मग तुमच्या प्रश्नांशी डील करणार आहे. सो इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन्स प्लीज लेट मी नो and send it in the chat box so that I can deal with it. Okay? So Ruchi, coming to you now, what was your strategy towards foundation? माझ्या लहानपणापासूनच एक सवय आहे की मी ना दिवसभराचा टाइम टेबल थोडा आवाज कमी येतोय रुची. Am I audible, sir? Yeah. सर माझ्या लहानपणापासूनच एक स्ट्रॅटेजी म्हणो किंवा सवय म्हणा की माझं ना दिवसभराचं मी सकाळीच एक टाइम टेबल बनवून ठेवते
की आपण दिवसभरात काय अभ्यास करणार आहे ते एकदा सकाळीच आपण लिहून ठेवायचं आणि दिवसभरात तेवढा टाइम टेबल आपण पूर्ण करायचा. मग माझा फाउंडेशन मध्ये पण ती स्ट्रॅटेजी होती. आणि आपली एक बेसिकली सवय असते की आपल्याला जो विषय आवडतो ना आपण तोच विषय जास्त करतो, आणि जो विषय अवघड आहे म्हणजे आपल्या मनाला जो अवघड वाटतो तो आपण लक्ष नाही देत. तर मग आपण जर टाइम टेबल एक दिवसभराचं बनवून ठेवलं आणि सेट करून ठेवलं ना की काय आपण अभ्यास करायचा आहे, तर मग अवघड विषय पण आपला अभ्यास होतो आणि मग पुढे जाऊन त्याला भीती नाही वाटत त्या आपल्या सब्जेक्टची. आणि कधी-कधी आपण ना स्वतःकडून एक अवास्तव अपेक्षा करतो, की पेपरमध्ये आपल्याला 100 मार्काचं येईलच. पण ते एकदम चुकीचं आहे. जेवढं काही ना काही पेपरमध्ये सुटणारच आहे. हे आपण आधीपासूनच जर तयारी केली ना, तर मग आपण आपल्या परफॉर्मन्सशी सॅटिस्फाईड असतो असं मला वाटतं. Okay, so that was a very important point raised. की तुम्ही तुमचं डेली प्लॅन, डेली शेड्यूल मस्ट बी फॉलोड अँड यू मस्ट हॅव दॅट प्लॅन फर्स्ट. म्हणजे रोज रात्री लिहिलं पाहिजे की उद्या मी काय अभ्यास करणार आहे, जेवढा वेळ माझ्याकडे आहे, आणि त्याच्यावर टिक मार्क करणं गरजेचं, सो दॅट यू विल गिव्ह इक्वल टाइम टू ऑल द सब्जेक्ट. हा एक खूप महत्वाचा पॉईंट आपल्या पुढे आलाय. नाउ कमिंग टू एनएस. एनएस, व्हॉट वॉज युअर स्ट्रॅटेजी वाइल क्लियरिंग सीए फाउंडेशन? आई गेस एनएस इज द ओनली स्टूडेंट जो सीए फाउंडेशन में पीपीए में नहीं थी. So she was a guest when she entered in CA intermediate. So Anis, I am also curious to know कि कैसे आपने किया था फाउंडेशन. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर एक्चुअली मेरा ये था कि आईएससी बोर्ड के कारण अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग था, जबकि मैथ्स और लॉ वाज वेरी वीक विथ मी. तो मैथ्स के लिए ऐसी वीडियो लेक्चर्स रहते थे यूट्यूब पे, तो वो देख देख के फिर सर भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते थे, तो वो सॉल्व कर करके जो ट्रिक्स लर्न करना मैथ्स में बहुत इम्पोर्टेंट है. और लॉ का मेरा एक फॉल्ट ये हुआ था कि मेरा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं था, वेर एज आई नो थियोरी बट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं था, तो वो मेरा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हुआ. तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन इन फाउंडेशन की प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस पे लॉ के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, ताकि मेरा फॉल्ट तुम्हारे साथ रिपीट ना हो. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लॉ की तरफ हम सारे कंसेप्ट सीखने की पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देते हैं, बट लॉ में जब रिकॉर्ड या राइट करना है, यू टू राइट इट, तब ये गड़बड़ हो जाती है. और बहुत सारे स्टूडेंट्स का आज भी ये पॉइंट है की सर आम्हाला कळलंय सगळं, वी अंडरस्टँड एव्हरीथिंग, बट हाउ टू राइट द आंसर, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन. तो इसके लिए आपको स्पेशल टाइम रखना होगा. ये एक अच्छा पॉइंट मुझे यहाँ पे मिला. यस, थैंक यू. कमिंग टू श्रद्धा नाउ. श्रद्धा, हाउ वाज योर सीए फाउंडेशन? कैसे थी ये स्ट्रेटेजी? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. यस श्रद्धा. सर, मी टाइम टेबल बनवलं होतं की दिवसभरात सर्व सब्जेक्ट्स कव्हर झाले पाहिजे, बिकॉज सीए फाउंडेशनचे सब्जेक्ट्स ॲज कम्पेअर टू सीए इंटर खूप कमी आहेत. सो ते दिवसभरात कव्हर होत होते. सो मी त्यानुसार केलेलं, आणि पीपीए नोट्स आणि मॉड्यूल्सचे सर्व क्वेश्चन केले, बाकी काहीच रेफर नाही केलं. मॉक टेस्ट दिल्या, ॲडिशनल क्वेश्चन पेपर पण सॉल्व्ह केले. त्याने कॉन्फिडन्स वाढला. आणि मला हेच सांगायचं की आपण इको आणि लॉवर जास्त फोकस करतो आणि बीसीके बीसीआर थोडं इग्नोर होतं. सो असं करू नका, कारण ते पण स्कोरिंग सब्जेक्ट आहे, सो त्यावर पण फोकस करा. दॅट्स. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मिला मुझे कि बीसीके की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, और वो प्लेयर ऐसा है ना कि अचानक स्कोर करके जाता है. मतलब ये हमारे बुमराह और शमी की बैटिंग की तरह हो गया कि लास्ट टेल एंडर्स आए और डायरेक्ट 100 रन से ज्यादा ऐड करके गए. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीसीके और बिजनेस कम्युनिकेशन स्कोरिंग हो सकता है. हमारा ज्यादा ध्यान अकाउंट्स, इको, मैथ्स इस पे रहता है, और ये छोटे छोटे पैदे जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने शेयर किया. वेरी गुड, थैंक यू. Coming to Atharva. Atharva, how was your strategy for foundation? सर 11th-12th में मुझे जो भी सब्जेक्ट आते थे ना, मतलब फेवरेट थे, जो कि मैथ्स थे और इकोनॉमिक्स था, तो वो मेरा 12th में जो था ना उसका ही कुछ पार्ट फाउंडेशन में भी था, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो वो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे, इसलिए मैंने उन पे ज़्यादा फोकस इतना नहीं किया. लेकिन जो नए सब्जेक्ट थे जैसे कि लॉ एंड तो अकाउंट्स भी था, तो उसमें भी थोड़ा एडवांस था, वो जो 12th में और 11th में सीखा था, तो उस पे भी थोड़ा फोकस किया ज़्यादा. और मेरे थे सब्जेक्ट बहुत वीक थे ना,
तो इसलिए मैंने लॉ पे ज्यादा फोकस किया। ओके तो जब हमारा सब पोर्शन खत्म हो गया था, मतलब नॉलेज पार्ट खत्म हो गया था, तो कहते हैं ना कि इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। इसलिए मैंने पहले प्लान किया कि कैसे हमारा स्टडी होना चाहिए। जबकि कुछ 1.5 मंथ बचे थे एग्जाम के लिए, तो मैंने वैसे प्रिपेयर किया। और उसमें से मेरे अनफॉर्चुनेटली 14 डेज वेस्ट हो गए थे, क्योंकि हमारे घर पे मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी, इसलिए। तो वहाँ पे मेरा एक ही मंथ बचा था, तो उसके हिसाब से मैंने प्लान किया, जो वीक सब्जेक्ट थे उसको पहले स्ट्रांग बनाया, और फिर जो हमारे मेरे स्ट्रांगेस्ट थे पहले से, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ी और मेहनत की बस। ओके तो वीक सब्जेक्ट जो है उसको स्ट्रांग बनाइए, और जो स्ट्रांग है उनको स्ट्रांगेस्ट बनाइए, क्योंकि अगर आप सिर्फ स्ट्रांग सब्जेक्ट्स पे काम करते रहे तो वीक सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ करने वाला है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपके प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ही राइटली सेड इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। तो अगर आप ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हो, जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लान, और उसको आप जस्टिफाई करोगे प्लान को, तो सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगा। यस, नाइसली ड्राफ्टेड अथर्व। कमिंग टू यश नाउ। यश का मैंने इंट्रोडक्शन ही करके दिया था कि स्मार्ट वर्क में ज्यादा बिलीव करता है हमेशा। सो ओके हाँ, यश का एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि उसका माइक को प्रॉब्लम हुआ है। तो व्हाट यू कैन डू इज, उसने ऑलरेडी लिख के भेज दिया है मुझे कि देखो इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो उसने ऑलरेडी ये काम कर दिया है। तो चलो मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। At last I want to tell my small brothers and sisters that complete study of module is sufficient to pass the foundation exam. Also mock test which is available on official website of ICAI must be given. It is sufficient. I also make my short books from 10th in which I write all important points from all the subjects. This helped me a lot. In exams I attempt only questions which I know. म्हणजे काहीही फेकायचं असं केलं नाही. जे यायचं आहे तेवढंच लिहा, मध्ये 2 लाइन्स असो किंवा 50 लाइन्स। ओके, सो आई विल एलाबरेट ऑल दिस पॉइंट्स। उन्हें जो भी पॉइंट्स बताए हैं मैं आपको बता दूं। स्टडी मटेरियल ये हमारे लिए अपना जो भी है, भगवत गीता, बाइबल, कुरान, आप जो भी कहो, ये होने वाला है, तो पूरा सॉल्व होना ही चाहिए। आईसीएआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके मॉक टेस्ट है वो जरूर सॉल्व कीजिए, उसका बहुत आपको फायदा होगा। दैट वाज द सेकंड पॉइंट। थर्ड, खुद के नोट्स निकालने की मेरी खुद की आदत थी, तो उससे मुझे फायदा हुआ। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच यू कैन अडॉप्ट। ट्री डायग्राम नोट्स टाइप आप कर सकते हो। मैं अगले सेशन में आपको बताता हूँ कि कैसे वो नोट्स बन सकती हैं। और एग्जाम में जो क्वेश्चन 100% कंफर्म है उसी को अटेंड कीजिए, जो नहीं है श्योर उसके बारे में 10 बार सोचिए और तभी टिक कीजिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आपको खा जाएगी। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स सेंड बाय यश। थैंक यू यश। इसी को मैं कहता हूँ, आप कह सकते थे कि अरे सर माझा माइकच चालू नाही म्हणून मी आज जॉइन नाही झालो, बट ये जो जूनियर्स को कुछ मेरी तरफ से भी मिलना चाहिए, इसके लिए जो आया है और उसने इमिजिएटली उसका ऑप्शन भी ढूंढ लिया कि ठीक है माइक चालू नाही ना, काही हरकत नाही, मी टाइप करून पाठवतो। सो ऐसे मैं यही कहता हूँ, याला म्हणतात खऱ्या अर्थाने इंटरमिजिएट स्टुडंट्स की जे थांबत नाही, किंवा मी तो म्हणतो प्रोफेशनल स्टुडंट। इंटरमिजिएट आल्यानंतर ते अजून तयार होतो, बट प्रोफेशनल स्टुडंट्स की जो रुकते नहीं है, पाण्यासारखं असलं पाहिजे। ही अडचण आली, इधर से चले जाएंगे, साइड से जाएंगे, ऊपर से जाएंगे, बट आपको आगे जाना है। वेरी गुड। तो चलिए, अब सारे सीनियर्स के साथ एक एक क्वेश्चन होने के बाद कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिनके साथ हम डील करते हैं। प्रथमेश ने पूछा है, हाउ मेनी डेज बिफोर यू स्टार्टेड योर सेल्फ स्टडी फॉर फाउंडेशन? चलिए, कौन बताएगा? एनीवन कैन टेक दिस क्वेश्चन नाउ। कितने दिन पहले आपने सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया, या हम कितने दिन पहले एटलीस्ट सेल्फ स्टडी स्टार्ट करें, जो खुद के लिए टाइम होना चाहिए? सभी लोग बता सकते हैं अपना अपना नंबर। 10 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, जो भी है। सिद्धार्थ, चलिए एक एक पूछता हूँ। सिद्धार्थ, ओके, यश ने बोला एटलीस्ट 2 मंथ्स यू शुड कीप फॉर योरसेल्फ। यस सिद्धार्थ। Hello, sir. यस। Sir, at least 2.5 to 2 months before. Like, Okay. if your attempt is in December, तो आपको शायद सितंबर एंड या अक्टूबर में स्टार्ट कर देना चाहिए। राइट। सो देखिए, सबके आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में। 2 मंथ्स टू 3 मंथ्स तो खुद को सेल्फ स्टडी के लिए रखने ही चाहिए आपने। दैट्स अ पॉइंट गिवन। वेरी गुड। और क्या क्या सवाल आ रहे हैं, मैं एक एक सवाल लेता हूँ, प्लस मैं भी कुछ सवाल पूछूंगा आपको पॅरलली। सीए फाउंडेशनचा अभ्यास करताना स्वतःच्या हॉबीज कडे दुर्लक्ष न होता त्याला कसं टाइम टेबल ठेवायचं, तो बताइए कौन ये क्वेश्चन लेना चाहेगा, जिसने हॉबी भी मेंटेन की थी? है क्या कोई ऐसा?
एनीवन? सर हाँ, सर फर्स्ट थिंग इज सीए फाउंडेशन मध्ये आहात किंवा सीए मध्ये आहात तर तुम्हाला तुमच्या हॉबीज कडे किंवा तुमच्या याच्यामध्ये ते सोडावं लागतं असं अजिबात नाहीये. तुम्ही फर्स्ट थिंग इज की जसं रुची बोलली की तुम्ही एक टाइम टेबल प्रिपेअर करा दिवसभराचं की आता हे करणार आहे तर नंतर ते करणार आहे आणि त्या टाइम टेबल मध्ये ना ऍटलीस्ट 1 आवर असा काढा की जो स्वतःसाठी असेल, तुमच्या हॉबीजसाठी किंवा तुमच्या पॅशनसाठी. अजून काही पॅशन असू शकतात. सो जसं माझं होतं की मला गाणे ऐकायला आवडतात किंवा ते क्रिएट करायला आवडतं असं थोडंसं. सो मग एक जेवण झाल्यानंतरचा टाईम असतो त्याच्यामध्ये तुम्ही करू शकता किंवा हाल्फ एन आवर मध्ये एक फेव्हरेट सीरियल बघा, ती करू शकता. सो मग असं हॉबीज तुम्हाला पूर्ण लेट गो कराव्या लागतात असं अजिबात नाहीये. right. So if you can manage your time properly, you can go with your hobbies also. सिद्धाने जसं सांगितलं क्रिएटिव्ह करायला आवडतं, सिद्धा कविता लिहिते, गाणे लिहिते, गाणे म्हणते, ऐकते. गुड. सो दिस इज द वे एक्चुअली यू कैन रिफ्रेश योर सेल्फ. 24 तास कोणीच अभ्यास नहीं करू शकत. सो यू मस्ट हैव योर ओन हॉबी और जो खुद के लिए खुद को रिफ्रेश करने के लिए होनी चाहिए. सो यस, तुम्हें नीट टाइम मैनेजमेंट के लिए तो नक्की हो सकते. ओके, और कुछ सवाल आपकी तरफ से आ रहा है तो प्लीज लेट द क्वेश्चंस कम इन. हाँ, ओके. आपका सीए फाउंडेशन में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? चलिए एक एक पूछता हूँ फटाक से, सिर्फ नाम बिना पूछे आ गया. देखिए अकाउंट्स ऐसा नहीं कि मैं ही सिखा रहा था, इट इज बाय डिफॉल्ट, इट इज इंटरेस्टिंग. तो ओके, अकाउंट्स एंड इको अनीस ने कहा. और बाकी लोगों के सब्जेक्ट्स फेवरेट कौन से थे? मैथ्स. ओके ग्रेट. सो इसका क्रेडिट तो महेश सर को ही जाएगा अगर मैथ्स किसी को इंटरेस्टिंग लग रहा है तो. यस, मैथ्स, अकाउंट्स, मैथ्स, इको, अकाउंट्स. लॉ किधर गया भाई? लॉ 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 तो उसके राइटिंग प्रैक्टिस की वजह से बेचारा मार खा जाता है. ओके, और एक सवाल आया है, विच सब्जेक्ट वाज मोस्ट हॉरिफाइंग फॉर यू? चलिए अभी फटाक से डायरेक्ट नाम बता दीजिए. लॉ. हॉरिफाईंग नाही म्हणता येणार सर. ओके. तो कसं 11th-12th मध्ये आपण त्याच्याशी फॅमिलियर नसतो ना, म्हणून तो जरा वेगळा वाटतो असं. बट त्याचा पण तुम्ही जर नेक्स्ट स्टडी केला ना, कॉन्सेप्ट जर क्लिअर असतील ना तर काहीच प्रॉब्लेम नाही येणार. आणि लॉ मध्ये तर अर्ध्याच्या वर पेपर प्रॅक्टिकल बेसिस असतो, केस स्टडी बेस. ते तर इथे सरांनी घेतलंच असेल. मग कॉन्सेप्ट जर क्लिअर असेल तर मग त्याच्यातही काही प्रॉब्लेम नाही येणार. राइट, परफेक्ट. सो देखिए सब्जेक्ट हॉरिफाइंग कौन सा था इसमें? लॉ का आने का ऑब्वियस रीजन ये है क्योंकि लॉ का राइटिंग प्रैक्टिस जो हमेशा कम पड़ता है, कितना भी करो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है. अकाउंट्स में कैसा है, आप एक प्रॉपर फ्लो फॉलो करते हो तो टैली हो जाता है. इकोनॉमिक्स का ऐसा है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो एमसीक्यू हो जाएगा, मैथ्स का भी वैसा हो जाएगा. लेकिन लॉ के लिए वो समझना, इंटरप्रेट करना और लिखना ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है. तो डेफिनेटली आज हमारे फाउंडेशन के बच्चों के भी यही प्रॉब्लम्स हैं, तो उस पर भी हम काम करेंगे श्योरली. ओके, देखिए श्रद्धा ने कहा मुझे मैथ्स सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग था, लेकिन मैथ्स में मेरा स्कोर सबसे ज्यादा हुआ है. ऐसा भी हो जाता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी सब्जेक्ट को आपको साइड में नहीं रखना है. देखिए मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ. सीनियर में तो मैं भी आ जाता हूँ. मेरा 11th-12th मैथ्स नहीं था, तो जब मैंने सीए फाउंडेशन स्टार्ट किया जो कि एफवाई के बाद स्टार्ट होता था, 3 साल का गैप हो चुका था, तो मैंने मैथ्स की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया और मेरा सीए फाउंडेशन का स्कोर 200 की जगह 213 हुआ. बट आई कुड नॉट क्लियर इन इकोनॉमिक्स. तो देखिए क्या हुआ, मैथ्स की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, इकोनॉमिक्स को मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मेरा वहां पे 4 मार्क्स से इको रह गया और फाउंडेशन आई कुड नॉट क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट. नेक्स्ट अटेम्प्ट आई क्लियर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे सब्जेक्ट को जस्टिफाई करना है, तो हॉरिफाइंग हो या दिल के बहुत करीब हो. उसके बाद क्या आया सिद्धा? यस, सिद्धा ने वही कहा कि मेरा लॉ वीक पॉइंट है. देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करना जरूरी है. लॉ वाज माय वीक पॉइंट बट आई स्कोर्ड 65 मार्क्स इन लॉ एंड दैट इज हाईएस्ट इन माय स्कोर, ऐसा सिद्धा ने बोला. तो देखिए लॉ में उसको डर के भी 65 मार्क्स मिल सकते हैं, ये उसने प्रूव किया है. राइट, हाउ टू ड्राफ्ट अवर ओन नोट्स फॉर लॉ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, डोंट वरी. ये भी एक सवाल है आपके लिए. ओके, एक और सवाल आया, ये अलग है. सीए इंटरमीडिएट में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? लॉ हो सकता है अभी, तो बताइए अभी सीए इंटरमीडिएट में कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? सर कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, देखिए अभी अलग अलग आंसर आए चैट बॉक्स में. एफएम आया, कॉस्टिंग आया, ऑडिट,
और अकाउंट्स एंड टैक्सेशन। देखिए मतलब इसका मतलब ये है कि हर किसी की चॉइस या फेवरेट सब्जेक्ट अलग अलग है, और अच्छी बात है कि सारे सब्जेक्ट्स इस लिस्ट में आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी इसी क्वेश्चन को पकड़ते हुए, अनुषा कहती है ऑल सब्जेक्ट्स आर फेवरेट, ऑडिट अभी तक उतना फेवरेट नहीं हुआ है, आई होप कि वो हो जाएगा। रिद्धि कहती है ऑडिट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, डिड यू हैव एनी प्लान बी व्हाइल गोइंग विद फाउंडेशन? क्या आप जब आप फाउंडेशन की, देवांश ने ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप फाउंडेशन की जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या आपके दिमाग में कोई प्लान बी था? आप सोच रहे थे हे नाही झालं तर ते करू, ऐसा कुछ? आंसर मुझे मालूम है लेकिन आप दीजिए। हाँ, एनिस ने कहा नो, नो सेकंड प्लान, खत्म, फाउंडेशन ही क्लियर। और नो सर, नो, नो सर, मला तर आई काही नो, चॉईसच नव्हता. एग्जैक्टली। देखिए अनुषा के पास तो चॉइस ही नहीं था, साइंस से कॉमर्स में आई थी तो उसको तो खुद को प्रूव करना ही था, है ना, तो उसके पास चॉइस नहीं था। लेकिन मैं आप ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आई विल गिव यू दिस आंसर, इन सबको मैंने देखा है एक्सेप्ट एनिस, बिकॉज वो फाउंडेशन को यहाँ पे नहीं थी, लेकिन एनिस ने ऑलरेडी आंसर दे दिया कि नो, दैट वाज द ओनली प्लान आई हैड। मैंने इन सबको देखा है ना, वो फाउंडेशन के बजाय किसी और चीज का बात ही नहीं कर रहे थे, और दैट इज व्हाई दे आर इन इंटरमीडिएट नाउ। उनके लिए बाकी कोई बात नहीं चल रही थी, मतलब सर ये ऐसा हो रहा है, ये उधर वो हो रहा है, कुछ भी नहीं, हम बाकी की बातें करेंगे लेकिन उनका फोकस फाउंडेशन पे ही रहेगा, तो प्लान बी का तो सवाल ही नहीं आता। सो दे टोल्ड देमसेल्फ प्लान बी मतलब प्लान ए इज इक्वल टू प्लान बी, सीए फाउंडेशन होना है। हाँ, लेकिन इसके साथ कुछ स्टूडेंट्स बाकी भी चीजें पास हुए हैं, हाँ, जैसे ईश्वरी, शी कुड नॉट ज्वाइन टुडे, ईश्वरी हैज क्लियर सीएस ईटी आल्सो पैरेलली, अभी अभी उसने सीएस एग्जीक्यूटिव का भी अटेम्प्ट दिया है, और इनके साथ वो अभी नवंबर में, मतलब जो भी अभी दिसंबर में आएगा, सीए इंटरमीडिएट भी देने वाली है। शी क्लियर फाउंडेशन, शी क्लियर सीएस ईटी, और वो दोनों पैरेलल दे रही है। और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास कि जिन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स भी क्लियर किए हैं, बट दैट वाज नॉट प्लान बी, दैट वाज सपोर्टिंग सीए फाउंडेशन की पढ़ाई पे मैं आगे जाने वाला। श्रद्धा, यस, आपने भी सीए सीईटी क्लियर किया ना? यस यस, तो देखिए, तो मल्टीपल एग्जाम्स देना इज नॉट प्लान बी, इट इज एडवांटेज ऑफ स्टडीज। ओके, मैं आपको बता दूं, एज यू नो हमारे जूम के हिसाब से हमें 40 मिनट्स बाद रुकना पड़ता है, तो अभी 7 मिनट्स है, लेकिन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीजॉइन, आई रिक्वेस्ट ऑल द सीनियर्स ऑल्सो टू रीजॉइन फर्स्ट, और एंड ऑल आवर जूनियर्स ऑल्सो, क्योंकि और मजेदार होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, ये प्लान बी तो नहीं रखना है, ये क्लियर हो गया। और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, क्या डिफिकल्टीज आई थी आपको अटेम्प्ट देते वक्त? व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू फेस्ड एट द टाइम ऑफ गिविंग द अटेम्प्ट? उससे पहले एक मिनट रुकिए, यश ने बोला आई वांट टू शेयर समथिंग इन फाउंडेशन, लॉ वाज माय फेवरेट एंड इजी बट आई गॉट ओनली 40। देखिए उल्टा हो गया, सिद्धा ने कहा लॉ फेवरेट नहीं था लेकिन 65 देके गया, यश ने कहा लॉ फेवरेट था लेकिन मुझे 40 ही मिले, बाकी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर हुआ, ऐसा भी हो जाता है। ओके, रुचि ने कहा प्लान बी नहीं पण सीएस, यस सीएस हम पैरेलली कर रहे हैं, श्रद्धा इज आल्सो डूइंग सीएस, रुचि आल्सो, ईश्वरी आल्सो, तो ये पैरेलल प्लान से, मतलब एक पे एक फ्री वाला प्लान, प्लान बी नहीं है कि सीए छोड़ून दूं, तो ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। ओके, तो अनुष्का ने पूछा है कि सर डिफिकल्टीज क्या फेस की आपने एट द टाइम ऑफ गिविंग द अटेम्प्ट, और दूसरा आफ्टर गिविंग फाउंडेशन टिल रिजल्ट आप क्या कर रहे थे? ओके, वो तो बात में लेते ही है, क्या डिफिकल्टीज आई आपको एक्चुअल अटेम्प्ट में, और आपने उसको कैसे रिएक्ट किया? एक्चुअल आप सोचिए आपका एग्जाम पेपर है, उस टाइम पे आपको क्या डिफिकल्टीज आई, या उससे 10 दिन पहले इस मार्जिन में किसको क्या डिफिकल्टीज है? यस, कोई भी पिक कर सकते हो आप क्वेश्चन। What are the difficulties you faced at the time of giving the paper or 10-15 days before the paper? टेंशन आना, कहीं आठवतच नहीं है। हाँ, तो ये एक था कि हमारी सर एग्जाम की डेट्स इतनी पोस्टपोन हो रही थी, तो उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था। और मैं आपको बता दूं, मैं क्यों इन हमारे स्टूडेंट्स पे इतना प्राउड फील करता हूं हमेशा, उस टाइम पे उनको ऑप्ट आउट का भी ऑप्शन था, और उन्होंने कहा ऐसा कुछ हमने सोचा ही नहीं, ऑप्ट आउट वगैरह तो विचार ही नहीं किया, रादर मैंने तो डिस्कस भी नहीं किया किसी बैच में जाके कि आपल्याला ऑप्ट आउट करायचं का, मैंने सोचे, मैंने बोला जिस दिन एग्जाम आएगी आपको एग्जाम देनी है, और हमारे सोल्जर्स भी ऐसे ही थे, उन्होंने कहा यस जिस दिन एग्जाम आएगी हम एग्जाम देंगे, दैट्स व्हाई दे आर इन इंटरमीडिएट राइट नाउ। तो डेट्स बहुत पोस्टपोन हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं अभी रेडी हूं, लेकिन फिर से डेट पोस्टपोन हो जाती थी, तो चिड़चिड़ होऊन जायची, दैट इज करेक्ट। और क्या, हाँ, सिद्धा ने कहा बहुत एंजाइटी होती थी पोस्टपोनमेंट की वजह से, आणि मग माझा तर एग्जाम सेंटर पण खूप लांब होतं, यस वो भी एक प्रॉब्लम हुआ, एग्जाम सेंटर कहीं दूर है, सीए के लिए पहला अटेम्प्ट है,
और वो एक डर बना हुआ था कि पहली बार हम प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे, इतना सुना हुआ है लोगों से कि एवढं डेंजर असतं, और ये पोस्टपोनमेंट से तो एक वैताग आला होता. ऐसे लगता था कि चलो 8 दिन बाद एग्जाम है और फिर से पोस्टपोन हो जाती है. सोचिए, ये आसान नहीं है, बिल्कुल ही आसान नहीं है. सो यस, तो देखिए इमोशनल आपको कंट्रोल कितना रखना पड़ेगा. अवंतिका, यू वांट टू आस्क समथिंग? आपका सिर्फ क्वेश्चन मार्क ही आया है यहाँ पे. आई रिपीट, अभी हमारे पास 4 मिनट्स इस सेशन में, लेकिन हम सब लोग रीजॉइन करेंगे. बहुत मजा आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे भी पूछने हैं. हाँ, राइट. आफ्टर डूइंग ऑल द रिविजन्स, मॉक टेस्ट, यू डिड एवर फेल्ट लाइक फॉरगेटिंग सम कॉन्सेप्ट्स? कैसे होता था कि सब कुछ होने के बाद भी अरे यार हे विसरून जायची, भीती वाटायची? ऐसा आपके साथ भी हुआ था? मेरे साथ तो हमेशा हुआ है एग्जाम में. आपके साथ भी हुआ था? तर प्रत्येक मॉक टेस्टच्या आधी असं व्हायचं आपल्याला काहीच येत नाही, ब्लँक असल्यासारखं व्हायचं पूर्ण. म्हणजे खूप खूप अभ्यास केलेला असतो, कॉन्सेप्ट सगळं येतं आणि असं त्या पेपर समोर बघून होतं, अरे हे पण होतं का, आपण तर वाचलंच नाही. हाँ, तो देखिए ऐसा हमेशा ही होता है, सभी के साथ होता है. एनिस ने कहा while preparing for the exam there was a confusion how to cover and what to cover. After claiming myself down, it was just that you just have to sort the things in place. Correct. ये सब हो जाता है, सगळी गर्दी होऊन जाते, काय काय करायचंय एवढी गर्दी होऊन जाते. So you have to sort it out properly. Correct. While और क्या आया है? यस, रिद्धि ने कहा यस, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार कि मुझे लगता था डर कि मैं कंसेप्ट भूल जाती हूँ, लेकिन वो है ना, मैं ऐसा मानता हूँ कि साइकिलिंग की तरह है. आज आपने साइकिलिंग सीखा है एट द एज ऑफ लेट्स से 10 इयर्स 8 इयर्स, और उसके बाद आपने एट द एज ऑफ 18 20 आपने 2 व्हीलर ले ली, उसके बाद साइकिलिंग करने का मौका ही नहीं आया. डायरेक्टली आपने एट द एज ऑफ 65 साइकिल उठाई और बोली चलो यार साइकिलिंग करते थोड़ा फिटनेस के लिए. तो डर तो लगेगा, लेकिन साइकिलिंग आप भूलते नहीं हो, कभी भी नहीं, वो आ ही जाता है. तो वैसा ही है, अगर आपने पढ़ाई की है तो कहाँ जाएगी, टेंशन आएगा, बट वो कवर भी हो जाएगा. ओके, पेपर के दिन भी यही हुआ था. 5 मिनट थोड़ा मैंने आराम से बैठी, कूल एंड काम किया, एंड देन आई कुड रिकॉल एवरीथिंग. यस, सिद्धा ने कहा कि सर पेपर के दिन भी यही प्रॉब्लम हुआ था, कुछ याद ही नहीं आ रहा था, तो मैंने 5 मिनट खुद को दिए. खुद से बात करने का एक टेक्निक डेव्हलप कीजिए. खुद से बात करो, खुद को बोलो कि इट्स ओके, डोंट वरी, एव्हरीथिंग विल बी फाईन, तुला सगळं आठवणार आहे, तू छान अभ्यास केलायस, बिलीव्ह इन युअर सेल्फ, बिलीव्ह इन युअर टीचर्स, जस्ट कूल एंड काम एंड यू विल गेट एवरीथिंग बैक. So yes, that was a nice question asked. Okay, और कोई सवाल आ रहा है? Okay, so डर सभी को लगा था क्या? अब बताइए, डर किसको नहीं लगा था, ऐसा मुझे पूछना पड़ेगा. क्या आपको डर लग रहा था एग्जाम देने के टाइम, एग्जाम के बाद, रिजल्ट तक? बहुत. Everyone said yes, definitely. ये डर जो है ना, इसको कहते हैं रिस्पेक्ट गिवन टू इंस्टीट्यूट. कितना भी अच्छा अटेम्प्ट दो, मेरिट में भी आपका फाइनल रिजल्ट के बाद आप टॉप किया, आपने फर्स्ट रैंक आया, फिर भी रिजल्ट के दिन, एग्जाम के दिन, एग्जाम टू रिजल्ट, डर सभी को लगता है. और ये क्या है मालूम है? ये है रिस्पेक्ट गिवन टू इंस्टीट्यूट. दबाव बना रहना चाहिए. इंस्टीट्यूट सर म्हणजे ना, रिझल्टच्या दिवशी पण असं आठवत राहतं की अरे हा क्वेश्चन असा लिहिला होता की असं. यस, रिजल्ट के दिन भी आपको डर लगा रहता है. करेक्ट. अवंतिका, आपका क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं दिख रहा? आपने क्वेश्चन भेजा है. हाँ, अथर्व ने कहा मैं दिन भर खुद को बोल रहा था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. करेक्ट. तो चलिए, ये पहला पार्ट है, लेस देन 1 मिनट है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. हिमांशु, आपका क्वेश्चन एक बार फिर से भेजिए. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीजॉइन, क्योंकि बहुत मजा आ रहा है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी मैंने यहाँ पे भर के रखे हैं. Just for 15-20 minutes, we are meeting again. Okay, please come back with the same link. Thank you. Seniors, please come back.